Hello everyone and welcome to my channel. Myself CA Aditi Sehgal and this is the 5th lecture in the partnership series जिसमें हम डेथ और डिसोल्यूशन दोनों कवर करने वाले हैं. डेथ इज़ अ वेरी स्मॉल टॉपिक, बात बहुत बड़ी है पर टॉपिक छोटा है, तो डेथ और डिसोल्यूशन दोनों एक ही लेक्चर में कवर हो जाएंगे, विच मीन्स दिस इज़ द लास्ट लेक्चर इन द पार्टनरशिप सीरीज, जिसके बाद इसकी समरी वीडियोस ही आएंगी अब. सो आफ्टर दिस लेक्चर प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने पार्टनरशिप के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पे, PMS प्रॉपर में समझाओ पार्टनरशिप, जिसमें पार्टनरशिप की सारी वीडियोस डिटेल्ड में डली हुई हैं. तो अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं ढंग से और आपको डिटेल लेक्चर्स चाहिए तो दोज आर अवेलेबल इन दैट प्लेलिस्ट, डू चेक इट आउट. लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ बातें. वी आर ऑन इंस्टाग्राम, जी हाँ, लर्न कॉमर्स विद CA अदिति इज ऑन इंस्टाग्राम. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, फॉलो कीजिए मुझे, मैसेज कीजिए अपनी क्वेरीज के साथ, फीडबैक के साथ, अपने करियर रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एज मच एज आई कैन. ऑल्सो अगर आपने इससे पहले मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ 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 ये वीडियो देखने से पहले आप पार्टनरशिप की बाकी वीडियोस, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट ज़रूर देखिए, क्योंकि सब कुछ इंटरलिंक्ड है. पार्टनरशिप अकाउंटिंग में सब कुछ इंटरलिंक्ड है, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए टॉपिक ढंग से कवर करने के लिए. एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. Like this video, share with your friends, and without further ado, let's get started with the lecture. अब ना डेथ और रिटायरमेंट में वैसे ज़्यादा फ़र्क है नहीं, पर बहुत बड़ा फ़र्क भी है. फ़र्क नहीं है इन द सेंस कि बंदा जा ही रहा है, पर बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि एक में बंदा मतलब रिटायरमेंट में अपनी मर्ज़ी से जाता है और डेथ में बंदा भगवान की मर्ज़ी से जाता है. तो अब बंदा तो चला गया, तो अब क्या करे पीछे से. हाय हाय, ये तो सारी मतलब पलट ही गई. क्या अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में? हाँ. क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट्स भी चेंज हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में? हाँ. मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा? हाँ. ड्यू टू डेथ ऑफ अ पार्टनर? हाँ. तो अब उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, ये राज क्या उसी के साथ चला गया? नहीं, फॉर्चुनेटली नहीं. डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में अकाउंटिंग कैसे करनी है वो हम अभी समझने वाले हैं. इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू अकाउंटिंग इन केस ऑफ रिटायरमेंट विद अ स्मॉल डिफरेंस कि देखो, डेथ ऑफ अ पार्टनर जो होती है वो कभी भी हो सकती है. अब ऐसा तो नहीं है पार्टनर शेड्यूल करके मरेगा कि यार 31 मार्च को बुक्स एंड होती हैं, एक काम करते हैं, भगवान जी डील करते हैं, मेरे को भी ईयर एंड में माना. ऐसा तो नहीं होगा. वो साल में कभी भी मर सकता है, किसी भी डेट पे, किसी भी महीने में मर सकता है. तो बेसिकली ऐसा हो सकता है कि वो काम कर रहा है और सडनली ईयर के दौरान वो गया. तो अब वो तो पैसा वापस लेने आएगा नहीं. कौन आएगा? उसका लीगल एयर, उसकी जो एग्जीक्यूट कर रहा होगा उसका अकाउंट, सब कुछ, उसका पैसा जो संभाल रहा होगा, एग्जीक्यूटर बोलते हैं उसको, ठीक है. तो बेसिकली उसका एग्जीक्यूटर आएगा अब पैसा लेने के लिए, जो भाई बताओ कितना बकाया है ये वो. अब बकाया क्या क्या होगा? जितना रिटायरमेंट पे होता है वो सब तो होगा ही होगा. रिवैल्यूएशन अगर होगी एसेट्स की तो उसमें जो शेयर होगा प्रॉफिट्स का वो मिलेगा. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, अगर कोई अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हैं, कुछ हैं. वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की कैसे होगी? वैसे ही कि अगर कोई क्लेम है तो उसके अगेंस्ट सेटल करो, फिर पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करो. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर इन्वेस्टमेंट्स में फॉल है तो उसके अगेंस्ट एडजस्ट करो और बाकी बचा हुआ पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करो. प्रॉफिट एंड लॉस का, अगर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अक्यूमुलेटेड लॉस है तो भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चार्ज कर दो. गेनिंग रेशो भी ऐसे ही कैलकुलेट होगी भाई कि अब अगर बंदा जा रहा है, अब ठीक है अपनी मर्जी से नहीं गया, पर उसके जाने के बाद बाकी लोग तो बिजनेस कंटिन्यू कर ही रहे हैं. अब बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं तो पहले जहां 3 बंदे प्रॉफिट कमा रहे थे वहां 2 बंदे प्रॉफिट कमाएंगे, तो तीसरे बंदे का प्रॉफिट 2 बंदों में बट जाएगा जो बंदा चला गया है ना. तो दैट मीन्स वो 2 बंदे गेन करेंगे. ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ही गेन कर रहा हो, पर मतलब गेनिंग होगी पार्टनर्स के बीच में. तो गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैसे ही जैसे रिटायरमेंट में करते थे, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है. अब पार्टनर चला गया पर अपने पास्ट एफर्ट्स की वजह से जो फ्यूचर में एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होंगे, उसकी जो आज की वैल्यू जिसको हम गुडविल कहते हैं, है ना, उसमें अपना शेयर तो लेके मतलब एग्जीक्यूटर उसका बोलेगा कि भाई उन्होंने भी तो मेहनत करी थी, पास्ट में एफर्ट्स डाले थे, तो अपना गुडविल का शेयर भी लेके जाएगा. तो वो कैसे? वही एंट्री जैसे रिटायरमेंट में डलती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड गेनिंग रेशो टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और अगर गुडविल अकाउंट रेज करना है आपने, तो क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, तो गुडविल अकाउंट रेज करोगे और सारे पार्टनर्स को पहले क्रेडिट कर दोगे ओल्ड रेशो में, और फिर इस रेज्ड गुडविल को राइट ऑफ करना है तो रिमेनिंग पार्टनर्स
जो बच गए हैं उनकी न्यू रेशो में डेबिट हो जाएगी गुडविल जो आपने यहाँ पर रेज करी थी, जिसका नेट इफेक्ट यही आ जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। जो नई चीज है डेथ की अकाउंटिंग में वो है ये शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू डेट ऑफ डेथ। अब अगर बंदा साल के बीच में मर रहा है तो भाई ऐसा है कि 6 महीने तो बंदे ने काम किया और उस काम का प्रॉफिट भी जनरेट किया होगा फर्म ने, है ना। तो अब अगर वो बंदा स्वर्ग सिधार जाता है तो उसका एग्जीक्यूटर बोलेगा भाई 6 महीने जो काम किया ना उसका भी हमें शेयर चाहिए, उसका भी हमें शेयर चाहिए। अब वो शेयर कैसे निकलेगा? अभी ऐसा उस टाइम थोड़ी ना सारी बुक्स बंद करने बैठेंगे, सारे एक्सपेंसेस वो करने बैठेंगे, कुछ ऐसा थोड़ी ना करने बैठेंगे, पागल हैं क्या। तो क्या करेंगे, 2 मेथड्स हैं जिससे हम प्रॉफिट्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भैया कितना प्रॉफिट कमाया होगा फर्म ने बेस्ड ऑन या तो टाइम बेसिस या फिर सेल्स और टर्नओवर बेसिस। हम बेसिकली एस्टिमेट लगा रहे हैं कि हाँ इस साल में इतना कमाया होगा। 2 मेथड्स हैं, टाइम बेसिस और सेल्स और टर्नओवर बेसिस। टाइम बेसिस क्या है? टाइम बेसिस है कि भैया देखो अगर पिछले कुछ सालों में या पिछले साल में फर्म ने सपोज 1,20,000 का प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, तो हम यही एज्यूम करके चलते हैं, ऐसा ही कुछ ट्रेंड मान के चलते हैं कि जो फर्म है वो ऐसे ही इसी रेट पे प्रॉफिट कमाएगी। दैट मीन्स इस साल भी इतना करीब प्रॉफिट होएगा। और अगर सपोज बंदा 6 महीने काम करके मर जाता है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो प्रॉफिट है ना ये यूनिफॉर्मली अर्न कर रहे हैं, मतलब हम हर महीने कुछ अमाउंट यूनिफॉर्मली अर्न कर रहे हैं। टाइम बेसिस में हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं। तो दैट मीन्स अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इस साल का प्रॉफिट विल बी 1,20,000 तो हमने हर महीने जो है 10,000 कमा रहे हैं। ये है टाइम बेसिस का मतलब कि प्रॉफिट इज अर्नड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर मैं बोलूं मुझे 6 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो कैसे हो जाएगा? इंटू 6/12 फ्रॉम द ईयर स्टार्टिंग टिल द डेट ऑफ डेथ। अगर मैं बोलूं 9 महीने का कैलकुलेट करना है तो इंटू 9/12। ठीक है। तो टाइम बेसिस में क्या होगा, आपको बोला जाएगा कि आपको ये वाला अमाउंट क्या लेना है। अब वो पिछले साल का प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है, पिछले साल का प्रॉफिट भी हो सकता है। हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि हम उतना करीब प्रॉफिट कमाएंगे लगभग, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि भैया पिछले कुछ सालों की एवरेज निकालो, पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट की एवरेज निकालो। वो एवरेज प्रॉफिट हम एस्टिमेट करके चल रहे हैं कि ठीक है इस साल में हम उतना एवरेज करीब प्रॉफिट कमाएंगे। अब उस एवरेज प्रॉफिट को पहले तुम उतने टाइम के लिए लेके आओगे, अज्यूम करते हैं कि हर महीने हम यूनिफॉर्मली कुछ अर्न कर रहे हैं, ठीक है। और फिर जब तुम उस टाइम तक का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे फिर तुम डिसीज पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करोगे, उसमें से उसका प्रॉफिट का जितना शेयर था वो कैलकुलेट करोगे और वो बनेगा डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू डेट ऑफ डेथ। ये तो हो गया टाइम बेसिस। दूसरा होता है सेल्स या टर्नओवर बेसिस। हम ऐसे बोलते हैं कि यार एक और तरीका भी है कैलकुलेट करने का कि पिछले साल के प्रॉफिट जितने, मतलब पिछले साल की प्रॉफिट पे पिछले साल की सेल में हमें इतना प्रॉफिट हुआ। फॉर एग्जांपल 12 लाख की सेल्स में हमें 1,20,000 प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 12 लाख की सेल्स में हमें 1,20,000 प्रॉफिट हुआ। तो अगर इस साल हमारी अभी तक 6 लाख की सेल्स हुई हैं, 6 लाख की सेल्स हुई हैं, तो अब तक हमारा कितना प्रॉफिट हो गया होगा? यूनिटरी मेथड, सिंपल यूनिटरी मेथड चल रही है, जो फॉर्मूला है यूनिटरी मेथड है कि अगर पिछले साल हमारी 12 लाख की सेल्स पे 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो अभी तक हम इसकी डेथ तक के दिन का हम 6 लाख तक की सेल्स कर चुके हैं, तो कितना प्रॉफिट होगा? सिंपल यूनिटरी मेथड लगाओ, है ना, यही आएगा। ये आ गया तुम्हारा आंसर, ये आ गए तुम्हारे प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ। और वो कैसे कैलकुलेट करे हमने? ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ, और उसको हमने डिवाइड किया बाय द प्रॉफिट रेशियो ऑफ प्रीवियस पीरियड। लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल्स इनटू सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ। ये आ गया प्रॉफिट्स टिल डेट ऑफ डेथ, और उसमें हम डिजीज पार्टनर का शेयर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू डेट ऑफ डेथ फॉर द डिसीज्ड पार्टनर, ठीक है।
ये कर लिया, अब तुमने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब ये प्रॉफिट मतलब इसकी एंट्री कैसे डालोगे तुम? अब देखो फाइनल अकाउंट्स तो अभी बन रही है, साल के बीच में फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाओगे तो तुम एक जुगाड़ू अकाउंट खोलोगे। जुगाड़ू अकाउंट, ये जुगाड़ू अकाउंट क्या है? ये जुगाड़ू अकाउंट है P&L सस्पेंस अकाउंट। P&L सस्पेंस अकाउंट तुम्हारा जुगाड़ू अकाउंट है, जिससे तुम साल के बीच में जो बेचारा चला गया उसके अकाउंट सेटल करके उसकी आत्मा को शांति पहुंचा रहे हो, ठीक है। तो अगर क्या कहते हैं प्रॉफिट्स हो रहे हैं, प्रॉफिट्स आ रहे हैं, तो एंट्री क्या डलेगी? P&L सस्पेंस अकाउंट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। P&L सस्पेंस अकाउंट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, विद द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। अब दो केसेस हैं, या तो तुम्हारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तुम डिसाइड कर रहे हो कुछ कि भैया उसकी डेथ के बाद अब हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं, ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, या तो तुम ऐसा कुछ नहीं करते, जो पुरानी तुम्हारी रेशो चल रही है वही तुमने अपनी नई रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो, ठीक है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, बस ओल्ड रेशो दी हुई है, दैट विल मीन, हमें पता है पहले भी लेक्चर से कि दैट वुड इम्प्लाई कि ओल्ड रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो एंड ऑल्सो ओल्ड रेशो इज इक्वल टू गेनिंग रेशो, ठीक है। तो अगर तो कोई चेंज नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो पहली एंट्री तो वही डलेगी, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये P&L सस्पेंस अकाउंट कहाँ जाएगा? ये P&L सस्पेंस अकाउंट हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। याद है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने फंडामेंटल्स के टाइम पे पढ़ा था। फंडामेंटल्स के टाइम पे हमने पढ़ा था कि भैया प्रॉफिट में से हम सैलरी ऑफ पार्टनर्स जब डिडक्ट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करते हैं, फिर उसमें से बचा हुआ शेयर जो है हम पार्टनर्स को प्रॉफिट का बांटते हैं, अप्रोप्रिएट जब करते हैं प्रॉफिट, है ना। तो बेसिकली हो क्या रहा है, देखो अभी हो क्या रहा है, देखो सपोज 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, X Y Z, ठीक है। सपोज साल भर का जो आपका प्रॉफिट है ना, साल भर का आपका प्रॉफिट वो आया है 1 लाख रुपया, ठीक है, 1 लाख रुपया साल भर का प्रॉफिट है। सपोज Z, जब जिस डेट पे Z मरा था ना, उस टाइम पे आप सपोज करो टोटल प्रॉफिट्स तब तक सिर्फ 30,000 अर्न किए थे फर्म ने, ठीक है, 30,000 तक के प्रॉफिट्स अर्न किए हुए थे, और ये प्रॉफिट्स 1:1:1 में शेयर करते हैं, ठीक है, 1:1:1 में शेयर कर रहे थे। 30,000 तक के प्रॉफिट्स थे ऑन द डेट ऑफ Z's डेथ, ठीक है। तो मतलब Z को कितना मिला होगा? 10,000 रुपया। 10,000 रुपया हमने दे दिया होगा Z को, P&L सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। Now this 30,000 is a part of this 1 lakh rupees. This 30,000 is a part of this 1 lakh rupees, ठीक है, जिसमें से Z का 10,000 रुपया ऑलरेडी Z तक पहुंचाया जा चुका, मतलब Z तक तो नहीं पहुंचाया पर उसके एग्जीक्यूटर तक पहुंचाया जा चुका है। तो मतलब इतना प्रॉफिट तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं आउट ऑफ दिस 1 लाख। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं ना हम प्रॉफिट, इसको हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। 10,000 डेबिट कर दिया कि ये भैया Z का था। अब जो बाकी बचा हुआ 90,000 है, वो बचे हुए पार्टनर्स अपनी नई रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब क्योंकि कुछ और दिया नहीं हुआ तो चेंज इन रेशो कुछ भी नहीं है, तो ओल्ड रेशो क्या है 1:1, वही उनकी क्या है गेनिंग रेशो, ठीक है। तो न्यू रेशो भी क्या हो गई 1:1, तो X और Y, बाकी बचा जो प्रॉफिट है 90,000, वो 45,000 आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। समझ आया कि क्यों P&L अप्रोप्रिएशन में जा रहा है, ठीक है। दिस इज व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नाउ इफ देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज है, अगर नई रेशो दी हुई है कि भैया ओल्ड रेशो कुछ और थी, नई रेशो कुछ और है, उस केस में क्या होगा, पहली एंट्री तो वही डल रही है P&L सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर जो दूसरी एंट्री है ना उसमें हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं वो ट्रांसफर करेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करेंगे, हम ये P&L सस्पेंस अकाउंट को खत्म करेंगे गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में डेबिट करके, गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में डेबिट करके, ठीक है। मतलब कि आप न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करके पहले गेनिंग रेशो निकालोगे, ठीक है। गेनिंग रेशो आपने निकाल ली, फिर ये जो पार्टनर का डिसीज्ड पार्टनर का शेयर गया
डिसीज पार्टनर का जो शेयर गया उसको गेनिंग पार्टनर्स बेसिकली कॉम्पनसेट करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कॉम्पनसेट करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो साल के एंड में क्या होगा, ये जो 1 लाख का प्रॉफिट होगा, ये जो 1 लाख का प्रॉफिट होगा, ये पार्टनर्स जो हैं अपनी नई रेशो में ले जाएंगे, नई रेशो में ले जाएंगे, है ना। सपोज अगर मैं बोलूं कि ओल्ड रेशो जो थी वो 5:3:2 थी, नई रेशो जो है आपकी 3:2 है, ठीक है। तो ये 1 लाख का जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स आपस में 60,000 और 40,000 में ले जाएंगे, है ना। पर इनको ओरिजिनली इतना नहीं मिलना था, इनको ओरिजिनली जो है इतना नहीं मिलना था, इनको ओरिजिनली इससे कम मिलना चाहिए था, राइट, इससे कम मिलना चाहिए था। मतलब कि देखो अगर मैं सपोज करूं कि साल के एंड में ही मर रहा है कोई, ठीक है, साल के एंड में ही मर रहा है, ऐसे ही सपोज करते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनली क्या होना चाहिए था, 5:3:2 के हिसाब से सेटलमेंट होनी चाहिए थी, है ना। तो अगर 5:3:2 के हिसाब से हम सेटलमेंट करें तो कैसे बनता था, 50,000, 30,000 और 20,000, है ना, ये बनता था तीनों पार्टनर्स का। पर अब तीसरा पार्टनर मर गया, चल बसा, नहीं रहा इस दुनिया में, ठीक है। तो हुआ क्या, जो पहले पार्टनर को 50,000 मिलना चाहिए था उसको कितना मिल रहा है, 60,000, भाई 10,000 ज्यादा। और जो इस पार्टनर को, बीच वाले पार्टनर को 30,000 मिलना चाहिए था उसको 40,000 मिल रहा है, उसको भी 10,000 ज्यादा। वह एक्चुअल में शेयर किसका था, वो एक्चुअल में शेयर था भैया तुम्हारे मरे हुए पार्टनर का, ठीक है। फायदा किसको पहुंच गया, गेनिंग पार्टनर्स को। तो जब मरे हुए पार्टनर को हम अपना शेयर देंगे, मरे हुए पार्टनर को शेयर देंगे तो कॉम्पनसेट कौन करेगा, वही जिनको फायदा हो रहा है, और फायदा किनको हो रहा है, गेनिंग पार्टनर्स को। तो अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो रहा है, ठीक है, और गेनिंग रेशो निकल रही है, सब हो रहा है, तो उस केस में गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट, ये एंट्री डलेगी, ये एंट्री तुम्हारी डल जाएगी, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक। इन दोनों की जगह एक कंबाइंड एंट्री भी डल सकती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर ऐसा हम डालते नहीं है नॉर्मली, क्योंकि क्या होता है, क्वेश्चन हमें मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि भैया डिसीज पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो उस केस में क्या होता है, हम यही वाली एंट्री डलती है सिर्फ, P&L सस्पेंस अकाउंट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। वहीं अगर क्वेश्चन सपोज ऐसे बोलता है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है जो वो P&L सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ही पे होता है, ठीक है। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये P&L सस्पेंस अकाउंट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। ये है तुम्हारी डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में जो अकाउंटिंग होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दिस इज इलस्ट्रेशन 13 ऑन पेज नंबर 7.17। नाउ आई शुड टेल यू कि जो आपका रिवाइज सिलेबस है कोविड की वजह से जो रिड्यूस हुआ है, उसमें डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट दोनों ही जो है सिलेबस से हटा दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि मेरे हिसाब से वो अगर आपसे एंट्रीज पूछेंगे तो वो आपसे गुडविल की एंट्रीज पूछ सकते हैं, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। वो आपसे प्रॉफिट्स कैलकुलेट कराने की टेक्निक पूछ सकते हैं, ठीक है। पर वो आपसे कैपिटल अकाउंट नहीं पूछेंगे, और वो आपसे डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं पूछेंगे, और एग्जीक्यूटर अकाउंट नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो डिलीट कर दिया गया है। तो आपको जर्नल एंट्रीज आनी ज़रूरी हो गई हैं। इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन PSR तो क्या, इफ़ देयर इज़ चेंज इन PSR तो एंट्रीज क्या है, ठीक है। इसकी जो समरी है, एक तरह का समरी चार्ट टाइप, यही बोर्ड की तस्वीर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक डाल दूंगी अलॉन्ग विद इलस्ट्रेशंस, ठीक है। तो ये समरी चार्ट आप अपने पास रेफरेंस के लिए पढ़ लीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। जर्नल आनी ज़रूरी हो गई है, क्योंकि मतलब अकाउंट्स आने तो मतलब डिलीट ही हो गए ना सिलेबस से, तो जर्नल आपको आनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। ये है तुम्हारी डेथ के केस में जो अकाउंटिंग है ना, वो ये है, ऐसे होगी। अब तुमने सब कैलकुलेट कर लिया है ना, तुमने जो है रिवैल्यूएशन का इफेक्ट भी कैलकुलेट कर लिया, तुमने अक्यूमुलेटेड रिजर्व सब उसके अकाउंट में डाल दिए, कैपिटल अकाउंट में डाल दिए, है ना। अब कैपिटल अकाउंट का कुछ बैलेंस आ रहा होगा, है ना। तुम क्रेडिट कर रहे हो चीज़ें,
अगर उसकी कोई ड्राइंग्स है वो डेबिट करोगे, ये सब क्रेडिट डेबिट करके कैपिटल अकाउंट का कुछ बैलेंस आएगा। कैपिटल अकाउंट का जो वो बैलेंस है ना, वो हम ट्रांसफर करते हैं डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। अब बेसिकली क्या है, हम पार्टनर को तो पे कर नहीं सकते, तो हम पार्टनर को पे नहीं कर रहे तो हम सीधे कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्री नहीं डाल सकते टू बैंक अकाउंट। हमें बेसिकली वो अमाउंट जो है डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। फिर उस एग्जीक्यूटर अकाउंट को हम जो है सेटल करते हैं, उस एग्जीक्यूटर अकाउंट को जो है हम सेटल करते हैं। ठीक है, सेटल कैसे करते हैं, या तो तुम इमीडिएटली कैश पेमेंट कर दोगे या तो तुम इंस्टॉलमेंट्स में पे करोगे। अगर तुम इमीडिएटली कैश पेमेंट करते हो तो ठीक है, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, उसी टाइम एंट्री खत्म हो जाएगी, एक अकाउंट खत्म हो जाएगा। अगर तुम इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हो तो भैया तुम्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट इफ नॉट अग्रीड तो 6% पर एनम पे करना पड़ेगा। अगर तुमने कोई रेट अग्री किया है तो तुम उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी क्या कहते हैं इंटरेस्ट तुम्हें देना पड़ेगा एग्जीक्यूटर को। ठीक है, ये भी कर सकते हो भैया कि इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट तुम एग्जीक्यूटर को ये चॉइस दे सकते हो कि भैया इंटरेस्ट रेट वाले इंटरेस्ट की जगह तू हमसे शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ले ले कॉरेस्पॉन्डिंग टू द अमाउंट जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है तेरे मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग टू वो कैपिटल जो डिसीज पार्टनर की है। मतलब कि सपोज अगर मैं बोलूं कि ये सारी सेटलमेंट्स करने के बाद डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो हम एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल रहे हैं वो आ रहा है 45,000। ठीक है, और फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टिल द डेट ऑफ बैलेंस शीट क्लोजर फर्म ने 50,000 रुपया प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, अब ये 50,000 रुपया जो है ये कॉरेस्पॉन्डिंग टू टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है विच इज कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स प्लस डिसीज्ड पार्टनर। ठीक है, अब अगर मैं सपोज करूं कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ फर्म इज 5 लाख। ठीक है, नाउ दिस 5 लाख इंक्लूड्स ये 45,000 जो एग्जीक्यूटर को देना अभी हमारा पेंडिंग है। ठीक है, तो अगर हमें इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट एग्जीक्यूटर को कॉम्पनसेट करना है कि भैया हम उसका पैसा अभी भी बिजनेस में लगाया हुआ है और बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो भैया उसके लिए हमें जो कॉम्पनसेशन करनी है हम इंटरेस्ट ना पे करके उस प्रॉफिट का शेयर पे कर देंगे। और वो कैसे कैलकुलेट होगा, कितना अमाउंट बकाया है देना डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है फर्म की। दिस इज आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स ऑफ डेथ एंड दिस टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूड्स द अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू एग्जीक्यूटर। ठीक है, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय द प्रॉफिट्स अर्न्ड फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टिल द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट, मतलब ईयर एंड, डेट ऑफ डेथ से लेकर ईयर एंड तक के डेट तक तुमने कितने प्रॉफिट कमाए उसका पैसा यूज करते हुए उसके लिए तुम कॉम्पनसेट करोगे। ठीक है, ये है एग्जीक्यूटर अकाउंट का फंडा। इसके अलावा अगर लोन पार्टनर से लिया हुआ है तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, और अगर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया हुआ है तो उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। बेसिकली डिसीज्ड पार्टनर से रिलेटेड सारी जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं, सारे जितने भी लेन देन हैं उसके कैपिटल अकाउंट में रूट किए जाएंगे और उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाला जाएगा और फिर उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट को सेटल किया जाएगा। ठीक है, अब ये समझ लिया है तो 2 क्वेश्चंस हैं, एक मैंने यहाँ पर उसकी डिटेल्ड वो दी हुई है सोल्यूशन, दूसरा मैं बस आपसे डिस्कस करूंगी। ठीक है, देखो इलस्ट्रेशन 13 पेज नंबर 7.17, कीप इन माइंड कैपिटल अकाउंट ऑफ डिसीज पार्टनर और एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना नहीं आएगा तो जर्नल एंट्रीज आनी जरूरी हो गई हैं और ज्यादा। ठीक है, राम रहीम रॉबर्ट पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3:1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:3:1। ठीक है, ड्यू टू इल हेल्थ रॉबर्ट डाइड ऑन 30 सितंबर, 6 महीने बाद मरा है। ठीक है, बैलेंस शीट दी हुई है,
बैलेंस शीट में देखो क्या एक कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल चीज़ है, हाँ जी है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है। अच्छा, ऑन द डेट ऑफ रॉबर्ट्स डेथ दैट इज 30 सितंबर फॉलोइंग वाज अग्रीड अपॉन। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। गुडविल की वैल्यूएशन आ गई ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। तो हमने पहले गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट कर ली, उधर देखो 45,000 प्लस 90,000 प्लस 135,000 डिवाइडेड बाई 3, एवरेज प्रॉफिट निकले 2 year परचेज 1,80,000। उसमें से रॉबर्ट का शेयर कितना है, रॉबर्ट इज 1/6 वाला पार्टनर, तो 1/6 ऑफ 1,80,000 कितना रॉबर्ट का शेयर आ गया गुडविल का 30,000। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन में कोई नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या कुछ ऐसा दिया हुआ है, गेनिंग रेशो, कुछ भी नहीं दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ। दैट मीन्स ओल्ड रेशो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, old ratio between the existing partners will be their gaining ratio and this will only be the new ratio. ठीक है, no info implies old ratio is equal to gaining ratio, that is 2/3। ठीक है, तो that means gaining partners जो है वो deceased partner को compensate करेंगे for goodwill इसी रेशियो में। तो एंट्री क्या डल जाएगी, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रॉबर्ट्स कैपिटल अकाउंट। 30,000 आ रहा था रॉबर्ट का शेयर ऑफ गुडविल, ये 2:3 में राम और रहीम कॉम्पनसेट करेंगे। ठीक है, गुडविल हो गई। रॉबर्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। ठीक है, फिर से एवरेज प्रॉफिट निकालो लास्ट 3 years का, कितना आएगा, 45,000 प्लस 90,000 प्लस 1,35,000 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 2,70,000 डिवाइडेड बाई 3, आ जाएगा 90,000। 90,000 इज एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इस साल जो है एस्टिमेट कर रहे हैं, अज्यूम नहीं कर रहे, एस्टिमेट लगा रहे हैं कि इस साल जो फर्म प्रॉफिट कमाएगी दैट विल बी द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, दैट इज 90,000। तो हम अभी 6 महीने के एंड पे खड़े हैं, छठे महीने के एंड पे खड़े हैं, तो अभी तक फर्म ने कितना कमा लिया होगा, अज्यूमिंग टाइम बेसिस है ना, तो अज्यूमिंग कि यूनिफॉर्मली हर मंथ कुछ कमा रहे हैं, तो कितना होगा इंटू 6/12। ठीक है, तो कितना हो गया 45,000। दैट मीन्स अभी तक फर्म जो है, इस साल में फर्म जो है 45,000 अर्न कर चुकी है। इसमें से रॉबर्ट का शेयर कितना हो गया इंटू 1/6, दैट इज 7,500। कोई चेंज इन PSR कुछ नहीं है, तो एंट्री क्या डलेगी, PNL सस्पेंस टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, PNL सस्पेंस टू रॉबर्ट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500। ठीक है, अब देखो रिवैल्यूएशन की कुछ एंट्रीज दी हुई हैं। अच्छा ठीक है, रिवैल्यूएशन कर लेते हैं। लैंड वाज अंडर वैल्यूड बाय 25,000, अंडर वैल्यूड बाय 25,000, इतने अमाउंट से अंडर वैल्यूड है तो उसको सही वैल्यू पे लेके आएंगे, लैंड की वैल्यू बढ़ाएंगे, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा बाय 25,000। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 8,000, 8,000 से ज्यादा है तो उसको कम करेंगे 8,000 से, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा टू स्टॉक 8,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑफ डेटर्स, 5% ऑफ डेटर्स आ रहा है 15,000। ठीक है, 5% ऑफ 3 लाख दैट इज 15,000। हमारे पास बैलेंस शीट में PFDD 10,000 पे दिया हुआ है, दैट मीन्स 5,000 और क्रिएट करना है, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा टू PFDD 5,000। ठीक है, रफ में एक रिवैल्यूएशन अकाउंट सा बना लो, लैंड 25,000 से क्रेडिट हो रही है, 8,000 से स्टॉक डेबिट हो रहा है, PFDD 5,000 से, तो गेन आ रहा है बेसिकली तुम्हारे पास रिवैल्यूएशन का 12,000, और इसको तुम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बिटवीन राम, रहीम एंड रॉबर्ट। ठीक है, तो 12,000 को 2:3:1 में करोगे तो रॉबर्ट का शेयर आ रहा है ऑफ रिवैल्यूएशन 2,000। एंट्री डाल दो रिवैल्यूएशन टू राम, रहीम, रॉबर्ट 12,000 और उसको 4, 6 और 2 में कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज एस्टिमेटेड एट 5,000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है कितना 20,000, मतलब इस 20,000 में से जो 5,000 है वो तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में चला गया, और बाकी जो बच गया 15,000 उसको हमने ओल्ड रेशो दैट इज 2:3:1 की रेशो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो एंट्री डल गई। ठीक है, हो गया, सब हो गया। अब कैपिटल अकाउंट वैसे तो है नहीं हमारे सिलेबस में, पर हम चलो फिर भी बना देंगे, हम फिर भी बना देंगे, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या करना है कैपिटल अकाउंट में, सबसे पहले जो कैपिटल का बैलेंस आ रहा होगा ओपनिंग कैपिटल बैलेंस शीट में वो उठा के लिख लो यहाँ पर, वो पे करेंगे, है ना। उसके बाद जो गुडविल की कॉम्पनसेशन है वो आ गई यहाँ पर, जहां जहां रॉबर्ट का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बेसिकली। एक ये प्रॉफिट का शेयर आया रॉबर्ट के कैपिटल अकाउंट में, उससे क्रेडिट हो गया। एक ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का शेयर आया रॉबर्ट के कैपिटल अकाउंट में, उससे क्रेडिट हो गया। एक ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का शेयर आया, उससे क्रेडिट हो गया। कहीं डेबिट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो जितना भी था वो सारा रॉबर्ट के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर हो गया 3,42,000।
अब ये एग्जीक्यूटर अकाउंट को अगर हम उसी टाइम पे कर देंगे तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में एंट्री डल जाएगी बाय बैंक 3,42,000, उसी टाइम का आंसर। नहीं तो वो इंस्टॉलमेंट चलेंगी, लोन चलेगा। ठीक है, एक तो है तुम्हारा ये क्वेश्चन। दूसरी मैंने जो इलस्ट्रेशन दिखानी है तुम्हें, सॉल्व नहीं करेंगे सिर्फ दिखाएंगे, वो ये है। देखो इलस्ट्रेशन 11 ऑन पेज नंबर 7.14। ये देखो, इसमें सी मर रहा है, उसकी ड्राइंग्स भी दी हुई हैं 5,000, लोन 2C भी दिया हुआ है। ठीक है, और तुम्हारे बाकी सब इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सब तो दिया ही हुआ है। तो अगर तुम अब कैपिटल अकाउंट में नज़र दौड़ाओ तो क्या हो रहा है, देखो बाकी सब तो ठीक है, तुमने कैलकुलेशन करके सब ट्रांसफ़र कर दिया। लोन टू सी तुम्हारा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, जब कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांसफ़र हुआ 41,000, ठीक है, तो तुम्हारा जो है एग्जीक्यूटर को देने वाला बैलेंस नहीं आ रहा, एग्जीक्यूटर से लेने वाला बैलेंस आ रहा है। दैट इज कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस नहीं, डेबिट बैलेंस आ गया। तो अगर भैया एग्जीक्यूटर हाथ फैला के पैसा मांग सकता है ना, तो इन केस अगर कैपिटल शॉर्टफॉल पड़ रही है, अगर डेबिट बैलेंस आता है, तो हम वो पैसा एग्जीक्यूटर से रिकवर भी कर सकते हैं। और इसमें वही हो रहा है। आप देखो, जो डेबिट बैलेंस आ रहा था उसको हमने एग्जीक्यूटर के अकाउंट में चार्ज किया, और फिर हमने एंट्री पास करी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट मतलब हमने एग्जीक्यूटर अकाउंट में पैसा, मतलब एग्जीक्यूटर से पैसा बुलवाया हमने कि भैया देख ले, तू जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उस बंदे का डेबिट बैलेंस आ रहा था, अब इस शॉर्टफॉल की भरपाई तू करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरा दिखाने का मतलब ये था कि अगर कोई लोन है जो फर्म ने पार्टनर को दिया हुआ है, तो उसको हम कैपिटल अकाउंट से रिकवर करेंगे। और अगर कैपिटल अकाउंट में शॉर्टफॉल आ रहा है, देने वाला बैलेंस नहीं आ रहा, लेने वाला बैलेंस आ रहा है, तो कौन देगा? पार्टनर तो नहीं देगा, कब्र से निकल के तो नहीं देगा, तो कौन देगा? उसका एग्जीक्यूटर, जो बड़े शौक से खड़ा हुआ था कि हाँ चलो सेटलमेंट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्या होता है, कैसे होता है, अकाउंटिंग कैसे है, ये है सारा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं डिसोल्यूशन। ठीक है, अब डेथ ऑफ द पार्टनर तो हो गया। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है, जो कि इसी लेक्चर में मैं कवर कर रही हूँ, वो है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, सबसे पहले कुछ कैंसिल नहीं हुआ है इसमें से, सारा का सारा चैप्टर सिलेबस में है। ठीक है, ध्यान से सुनना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बाकी सारी चीज़ों से थोड़ा अलग है, अलहदा है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का सबसे पहले तो मतलब क्या है कि भैया पूरी की पूरी फर्म ही खत्म हो रही है। अब तक हमने क्या किया, हमने एडमिशन की थी जिसमें नया पार्टनर आया, फर्म चल रही है। हमने रिटायरमेंट की, कोई एक पार्टनर चला गया, फर्म अभी भी चल रही है। हमने डेथ की, मतलब हमने नहीं की, भगवान ने की, पर हमने उसकी अकाउंटिंग करी कि एक पार्टनर चला गया, स्वर्ग से धार गया, पर फर्म अभी भी चल रही है। पर भैया अब हम आ गए डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में कि भैया फर्म ही खत्म हो गई। डिसोल्यूशन मतलब फर्म बंद हो गई, फर्म का काम बंद हो गया। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अलग है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब चेंज इन अरेंजमेंट हो रहा है कुछ। ठीक है, कुछ चेंज इन अरेंजमेंट हो रहा है पार्टनर्स के बीच में, बिजनेस अभी भी चल रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है बिजनेस खत्म, सब खत्म, सब कुछ खत्म, इसमें तुम्हें सब कुछ सेटल करना है, खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा के रखना, कोई कैपिटल नहीं बचा के रखनी, कोई एसेट नहीं बचा के रखना, कोई लायबिलिटी नहीं बचा के रखनी, कोई रिजर्व नहीं बना के रखना, कुछ नहीं रखना, खत्म करो। ठीक है, अब ये बहुत रीजंस की वजह से हो सकता है। एक हो सकता है कि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। ठीक है, हो सकता है कि तुम कोई अनलॉफुल बिजनेस कर रहे थे, या तुम बहुत मतलब लॉ फॉलो ही नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी, तो लॉ ने ऑर्डर कर दिया बंद करो भाई, ये क्या चला रखा है तुमने। ठीक है, या फिर हो सकता है तुम अनलॉफुल बिजनेस करना शुरू कर दिए, या फिर हो सकता है तुम सारे के सारे ही इंसॉल्वेंट हो गए, किसी के पास पैसे ही नहीं बचे, सब बैंकरप्ट हुए पड़े। ठीक है, या फिर हो सकता है एक पार्टनर को छोड़ के बाकी सारे इंसॉल्वेंट हो गए, या फिर ऐसा हो सकता है कि तुमने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए फर्म बनाई थी, अपनी विल से तुम खत्म कर रहे हो, तुम मतलब कि तुम्हारा जो काम था तुमने वो कर लिया, अब तुम बोल रहे हो कि भैया अब तो और कुछ बचा ही नहीं, हमारा इतने इतने टाइम के लिए हम एंटर हुए थे, हमारा टाइम खत्म हो गया, हमारा काम हो गया, चलो अब टाटा बाय बाय, ओके खत्म, गुड बाय।
व्हाटएवर द केस में भी। डिसोल्यूशन का मतलब सब कुछ खत्म करो। दैट मीन्स जो अकाउंट खोले हैं उन अकाउंट्स को बंद करो। दैट मीन्स तुम्हारे पास क्या क्या अकाउंट्स खुले हैं। अगर तुम एक नॉर्मल बैलेंस शीट इमेजिन करो, तुम्हारे पास क्या क्या अकाउंट्स खुले होंगे। तुम्हारे पास कुछ एसेट्स होंगे, ठीक है, कुछ फिक्स्ड एसेट्स होंगे, है ना, कुछ तुम्हारे पास करंट एसेट्स होंगे जिसमें तुम्हारा कैश भी आ रहा होगा, बैंक भी आ रहा होगा, है ना, कुछ तुम्हारी यहाँ पर लाइबिलिटीज आ रही होंगी। इसके अलावा हो सकता है तुम्हारे कुछ फिक्टिशियस एसेट्स आ रहे हो, ठीक है, तुम्हारे कैपिटल अकाउंट्स आ रहे होंगे, करंट अकाउंट्स अगर हैं तो वो आ रहे होंगे। इसके अलावा हो सकता है तुम्हारी कुछ रिजर्व्स हों, तुम्हारे कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हों। यही सब खोल के बैठे हुए हो तुम, है ना, एक नॉर्मल बैलेंस शीट इमेजिन करो, यही सब खोल के बैठे हो। बस इसी सब को सेटल करना है, इसी सब को तुमने सेटल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होगा। अब सब तुम खत्म करने वाले हो, सब पे करने वाले हो इधर उधर, तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होगा। सबसे पहले तो तुमने थर्ड पार्टी सेटल करनी है। जो तुमने क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, बैंक से लोन लिया हुआ है, थर्ड पार्टी तुम्हारा, तुम पार्टनर नहीं, फर्म नहीं, थर्ड पार्टी, ठीक है। उसके बाद सेटल करोगे तुम पार्टनर का लोन। उसके बाद क्या सेटल करना है तुमने, पार्टनर का लोन। उसके बाद तुमने क्या सेटल करना है भैया, कैपिटल का जो बैलेंस बच रहा है, कैपिटल का बैलेंस आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स और ये सब एडजस्टेड बैलेंस, ठीक है, फाइनल सेटलमेंट वाला बैलेंस। और उसके बाद अगर कुछ बच गया तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दो। ये होगा तुम्हारा ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट, ऑर्डर ऑफ पेमेंट। पैसे को तुमने कैसे बांटना है। कौन सा पैसा, पैसा वो जो तुम्हारे पास ऑलरेडी कैश या बैंक पड़ा हुआ है, ऑलरेडी कैश या बैंक पड़ा हुआ है। जो तुम एसेट्स हैं उसको बेच के तुम पैसा कमाओगे, जो एसेट्स हैं उसको बेच के कुछ पैसा कमाओगे। उस पैसे को तुम कहाँ कहाँ यूज करोगे, सबसे पहले थर्ड पार्टी का लोन सेटल करोगे, फिर पार्टनर का लोन सेटल करोगे, फिर कैपिटल्स का बैलेंस सेटल करोगे, और बाकी जो बच गया वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लोगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ पेमेंट पता चल गया। अब अकाउंटिंग कैसे होनी है। अब भैया डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में ना, नॉर्मली हम पहले क्या बनाते, हम रिवैल्यूएशन बनाते थे। हम बोलते थे कि चलो एसेट्स को रिवैल्यू करते हैं, ये अब हम नई वैल्यू से अकाउंटिंग। यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा कि भैया रियलाइज कर लो कि तुम्हारी पार्टनरशिप खत्म हो गई। वैसे तो रियलाइजेशन का मतलब हुआ कि तुम पैसा रियलाइज कर रहे हो, एसेट के बदले पैसा रियलाइज कर रहे हो, पर तुम ये भी रियलाइज कर लो कि अब तुम पैसा रियलाइज करने वाले हो। तो रियलाइजेशन अकाउंट कैसे काम करता है कि सबसे पहले तो तुम जितने भी तुम्हारे एसेट्स आ रहे हैं, जितने भी तुम्हारे एसेट्स आ रहे हैं उसको तुम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर लैंड तुम्हारा एक एसेट है तो लैंड का डेबिट बैलेंस आ रहा होगा, तो तुम एंट्री क्या पास करोगे, रियलाइजेशन टू लैंड। लैंड अकाउंट खत्म हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट खुल गया, ठीक है। तो जितने भी एसेट्स हैं तुम बुक वैल्यू पे जो है उसको रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर दोगे। इन एसेट्स में तुम मतलब ये डेबिट साइड में जो आ रहे हैं एसेट्स, इनमें से क्या क्या नहीं लोगे तुम, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लोगे। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वगैरह वाला, है ना, उसको तो हमें पता है हम कैपिटल अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, है ना। तो फिक्टिशियस एसेट्स नहीं आएंगे। लोन टू पार्टनर, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालते, उसको हम सीधा कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं। उस पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर देते हैं लोन के अमाउंट से कि हम भैया वहां से रिकवर करेंगे। बनता ठीक भी है, मतलब एक तरफ से क्या तुम मतलब रियलाइजेशन में डाल के उससे पैसा रिकवर करोगे, और फिर कैपिटल को तुम्हें उस पार्टनर को कैपिटल पे भी तो करनी है, तो ठीक है फिटूस करके पे कर दो, ठीक है। तो अगर पार्टनर को फर्म ने लोन दिया है तो वो लोन भी जो है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, वो एसेट्स में नहीं आएगा। अदरवाइज लोन टू पार्टनर एसेट साइड में शो हो रहा होगा। कैश और बैंक को हम रियलाइजेशन में नहीं डालते क्योंकि वो ऑलरेडी रियलाइज्ड हैं। रियलाइजेशन अकाउंट का पर्पस है कि जितने भी एसेट्स हैं उसके बदले कैश लो, जितनी लाइबिलिटीज हैं उसके बदले कैश पे करो, और एक मतलब उसके बाद तुम एसरटेन करो कि रियलाइजेशन में तुम्हें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। ये है रियलाइजेशन का पर्पस, ठीक है। तो कैश और बैंक तो ऑलरेडी रियलाइज्ड है, उसको थोड़ी ना हमने दोबारा से रियलाइजेशन में डाल के रियलाइज करवाना है, उसके बदले में थोड़ा ना कुछ मिलेगा, ठीक है, एक्सेप्ट लोन टू पार्टनर और कैश एंड बैंक, ठीक है।
उसके बाद तुम जितनी तुम्हारी लाइबिलिटीज आ रही हैं उसको तुम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करो। अब लाइबिलिटी साइड में तुम्हारी लाइबिलिटीज आ रही हैं, उसको ट्रांसफर करो। उसमें क्या क्या नहीं लोगे? लोन फ्रॉम पार्टनर नहीं लोगे। लोन फ्रॉम पार्टनर, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया उसको तुम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालोगे, उसकी हम अलग से सेटलमेंट करते हैं। लोन बाय, अगर फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से तो उसको हम सेटल सेपरेटली करते हैं वाया बैंक अकाउंट। और ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, अगर तुम ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट देख रहे हो, हमें सबसे पहले थर्ड पार्टीज को पे करना होता है और उसके बाद जो पैसा बचता है उससे हम पार्टनर का लोन पे करते हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी सेटल करते टाइम हम पार्टनर की लाइबिलिटी भी उसमें ही डाल दें। नहीं, पहले जो पैसा हमारा रियलाइज होगा एसेट से, उसमें से हम थर्ड पार्टीज को पे कर देंगे और उसके बाद जो पैसा बचेगा वो लोन बाय पार्टनर हम अलग से सेटल करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसको हम थर्ड पार्टी के साथ नहीं सेटल कर सकते। ठीक है, तो लाइबिलिटीज एट बुक वैल्यू तुमने ट्रांसफर करनी है रियलाइजेशन में। सपोज जैसे तुम्हारे क्रेडिटर्स आ रहे हैं ना, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो तुमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है, उसको खत्म करना, तो क्या करोगे? क्रेडिटर्स को डेबिट करोगे टू रियलाइजेशन। दैट मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। उसमें तुम क्या नहीं इंक्लूड करोगे? लोन फ्रॉम पार्टनर नहीं इंक्लूड करोगे और कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं इंक्लूड करोगे। ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो कैपिटल अकाउंट में डालोगे ना, करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो भी हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, लाइबिलिटीज कर दी तुमने ट्रांसफर। इसके अलावा तुम्हारी लाइबिलिटी साइड में और क्या आ रहा होगा? रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये सब तो हमें पहले ही पता है, ये तो कैपिटल अकाउंट में सेटल होते हैं भाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं इसको, है ना। कर दी, एसेट्स कर दिए इधर, लाइबिलिटीज कर दी इधर। अब तुम्हें जो एसेट्स के अगेंस्ट पैसा रियलाइज हो रहा है उसके लिए तुम एंट्री क्या डालोगे? उसके लिए तुम एंट्री डालोगे, पैसा आएगा तो मतलब बैंक अकाउंट डेबिट। और अब किसके अगेंस्ट पैसा आ रहा है? एसेट के अगेंस्ट। एसेट तो हमने खत्म करके ऑलरेडी क्या अकाउंट ओपन किया? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन को तुम क्रेडिट करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा वाया द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। अब हो सकता है कि कोई पार्टनर जो है कोई एसेट ले ले, पार्टनर बोले ठीक है मैं ये एसेट टेक ओवर कर लेता हूँ फर्म से, तो उस केस में एंट्री क्या डल जाएगी? बैंक की जगह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, एसेट टेकन बाय पार्टनर। वहीं अगर तुम लाइबिलिटीज अब तुमने यहाँ ट्रांसफर किया, अब उसको सेटल करोगे तो अमाउंट पेड टू सेटल लाइबिलिटीज, उसकी एंट्री क्या डल जाएगी? जब तुमने लाइबिलिटी ट्रांसफर करी थी तुमने एंट्री डाली लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन। अब पे कर रहे हो तो मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या हो जाएगा भैया? रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी वाला जो अकाउंट था उसको तो तुमने खत्म ही कर दिया रियलाइजेशन में डाल के, तो बचा ही रियलाइजेशन डेबिट करने के लिए। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड विद द अमाउंट पेड टू सेटल लाइबिलिटीज। ठीक है, अगर पार्टनर कोई लाइबिलिटी टेक ओवर करता है पे करने के लिए तो बैंक की जगह हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है जो रियलाइज हो रहा है, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है जो रियलाइज हो रहा है, तो उसकी भी सिंपल एंट्री डलेगी बैंक टू रियलाइजेशन। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है जो पार्टनर ले रहा है तो उसकी एंट्री क्या डलेगी? पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट है पर फायदा तो हो रहा है ना, तो रियलाइजेशन क्रेडिट तो होगा, भले ही उसको पार्टनर ले फिर या फिर हमें कैश मिले। वैसे अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जो अगर फर्म पे कर रही है तो एंट्री क्या डलेगी? रियलाइजेशन टू बैंक। और अगर पार्टनर कोई ले रहा है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ठीक है, इसके अलावा रियलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस होते हैं या डिसोल्यूशन के जो एक्सपेंसेस होते हैं, अगर हम रियलाइजेशन, अब हम सामान बेच रहे हैं, कोई खरीद रहा है, कोई हिसाब भी बनाएगा ना इसका, तो उसमें कुछ एक्सपेंसेस होंगे, तो वो जो एक्सपेंसेस हैं उनकी एंट्री क्या डलती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। याद रखो कुछ प्रॉफिट एंड लॉस कुछ नहीं बनना, अभी खत्म है बस, खत्म है बस। तो कोई अगर एक्सपेंस भी हो रहा है डिसोल्यूशन का वो भी रियलाइजेशन के थ्रू ही रूट होगा, एंट्री क्या डल जाएगी? रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब अगर ऐसा है कि कोई
सपोज क्रेडिटर जो है, सपोज कोई क्रेडिटर है, वो बोलता है कि मैं अपने क्लेम के बदले तुमसे इतने इतने अमाउंट का एसेट ले रहा हूं। अगर वो अपने क्लेम के बदले, कोई लाइबिलिटी अपने क्लेम के बदले एसेट लेती है, तो उस केस में हम कोई एंट्री नहीं डालते, क्योंकि एक तरफ जहां हमारा एसेट इज बीइंग यूज्ड टू सेटल लाइबिलिटी, हमारी लाइबिलिटी खत्म हो रही है टू वाया दैट एसेट, ठीक है, तो वो आपस में ही फिटूस हो जाता है। तो जब वो आपस में फिटूस होगा तो मतलब हम कोई एंट्री नहीं डालेंगे। तो अगर कोई लाइबिलिटी खत्म हो रही है बाय एसेट, तो उस केस में एंट्री नहीं मिलती है, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने बात की एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन की, एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन की मैंने बात करी। अच्छा, पहले एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन वगैरह तुमने सब चार्ज कर दिया, ठीक है। अब या तो तुम्हारा रियलाइजेशन में प्रॉफिट होगा या रियलाइजेशन में लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो गेन ऑन रियलाइजेशन विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर लॉस होगा तो लॉस विल बी चार्ज टू कैपिटल अकाउंट्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब आओ डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस पे। मैंने बात करी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। अब क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन जो है वो तुमसे अलग अलग तरीकों में पूछ सकता है। सबसे पहले तो वो सीधे बोलेगा एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन आर इतना इतना। दैट मीन्स कि एक्सपेंसेस आर टू बी बॉर्न एंड पेड बाय द फर्म, मतलब फर्म को ही पे करने थे, फर्म ने ही पे किए। उस केस में सिंपल एंट्री है रियलाइजेशन टू बैंक। दूसरा केस है कि बॉर्न बाय द फर्म एंड पेड बाय द पार्टनर। बॉर्न बाय द फर्म मतलब फर्म की लायबिलिटी थी पे करनी, फर्म का बनता था पे करना, तो रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट कर देंगे, पर इट इज पेड बाय द पार्टनर। हमारा बैंक अकाउंट नहीं क्रेडिट हुआ, हमारा बैंक अकाउंट नहीं गया इसमें, इट हैज बीन पेड बाय द पार्टनर। तो हम पार्टनर को कॉम्पनसेट करेंगे। कॉम्पनसेट कैसे करेंगे? उसके कैपिटल अकाउंट में पैसा डाल के। तो एंट्री क्या डल जाएगी? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब पैसा नहीं डालेंगे पर लाइक उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे उतने अमाउंट से कि जब फाइनल सेटलमेंट होएगी तो उसमें जो है उसका इफेक्ट भी आ जाए, ठीक है। दैट इज इफ इट इज टू बी बॉर्न बाय द फर्म, फर्म का खर्चा है जो पार्टनर ने पे किया। थर्ड इज इट हैज टू बी बॉर्न एंड पेड बाय द पार्टनर, तो उस केस में हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हमारा बनता था, मतलब ना रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, ना हमने पे किया, ना हमारा बैंक क्रेडिट होगा, उसमें हम कोई एंट्री नहीं पास करेंगे। एक केस हो सकता है कि भैया हमने एक पार्टनर की ड्यूटी लगा दी कि पार्टनर सुन मेरी बात, हम तेरे को इतना पैसा पे कर रहे हैं, इस पैसे में तेरा तू जो खेचल होगी तेरे को उसका भी हम कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, जो डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस होंगे वो भी इसी में से कवर कर लियो, ये लमसम अमाउंट रख और डिसोल्यूशन में हमारी हेल्प कर, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स कराने में, लायबिलिटीज कराने में हमारी हेल्प कर। उस केस में क्या एंट्री डल जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ रिम्यूनरेशन। अगर क्वेश्चन बोलता है रिम्यूनरेशन इंक्लूड्स एक्सपेंसेस, तो भैया फिर हमें नहीं लेना देना एक्सपेंसेस कितने हैं कितने नहीं, हमने उसको लमसम अमाउंट दे दिया था, हमने उतनी ही एंट्री डालनी है बस। पर अगर रिम्यूनरेशन डज नॉट इंक्लूड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस फर्म ने अलग से पे करने हैं, पार्टनर को हम सिर्फ खेचल के पैसे दे रहे हैं, तो उस केस में एक्सपेंसेस की अलग से एंट्री डल जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और लास्ट एंट्री है इफ द अमाउंट इज बॉर्न बाय द पार्टनर एंड पेड बाय द फर्म, मतलब बनता पार्टनर का था पर फर्म ने पे किया। अब फर्म ने पे किया तो मतलब फर्म को बैंक अकाउंट तो क्रेडिट हुआ है, पर बनता तो पार्टनर का था, तो ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। एंट्री क्या डली? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये है तुम्हारा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की कहानी। अब तुम्हारा रियलाइजेशन अकाउंट जब बन जाएगा तो उसका प्रॉफिट या जो लॉस होगा उसको तुम ट्रांसफर करोगे कैपिटल अकाउंट में। तो अब तुम आ जाओ कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा? सबसे पहले तो आएगा बैलेंस ऑफ कैपिटल्स, ठीक है, जो ओपनिंग कैपिटल आ रही होगी। उसके बाद तुम्हारे अगर कोई करंट अकाउंट आ रहे हैं क्वेश्चन में, तो उसको चुप करके तुमने कैपिटल अकाउंट में डालना है। अब खत्म करो करंट अकाउंट की कहानियां, कब तक दो अकाउंट मेंटेन करोगे? अब करनी है फाइनल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट करेंगे कैपिटल अकाउंट के थ्रू, तो करंट अकाउंट का बैलेंस भी कैपिटल अकाउंट में डाल दो। लोन टू पार्टनर, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, अब पार्टनर से रिकवर करना है, रिकवर कैसे करेंगे? कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो लोन टू पार्टनर इज ट्रांसफर टू डेबिट ऑफ दैट कैपिटल, डेबिट साइड ऑफ दैट पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। कोई रिजर्व्स हैं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, लॉसेज हैं, दोज आर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स हैं वो ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। सब ट्रांसफर कर दिया, हो गया। रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस भी कर दिया। उसके बाद जो बैलेंस आएगा ना,
कैपिटल अकाउंट में, डेबिट हो या क्रेडिट हो, उसको हम कैश या बैंक के थ्रू सेटल करेंगे, कैश या बैंक के थ्रू सेटल करेंगे। ठीक है। तीसरा है तुम्हारा लोन बाय पार्टनर। अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, तो उसको हम अलग से अकाउंट बना के बैंक के थ्रू सेटल करेंगे। मतलब लोन अकाउंट बनेगा जहाँ पे कैरेट डाउन आएगा और टू बैंक आएगा और ये अकाउंट हम सेटल कर देंगे। और फिर एंड में हम बनाएंगे बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट जिसमें बेसिकली तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस आएगा, एसेट से हमें कितने पैसे मिले वो बैंक के डेबिट साइड में आ जाएंगे, लायबिलिटी पे करने के लिए हमें कितना पैसा लगा वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अगर कुछ पे किए हैं वो क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। कैपिटल्स के लिए कोई सेटलमेंट करी है, मतलब जब कैपिटल अकाउंट सेटल हुआ तो पार्टनर्स को जो पैसा गया, अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा था कैपिटल अकाउंट से तो पार्टनर को जो पैसा गया वो यहाँ आ जाएगा। अगर डेफिसिट आ रहा था जो पार्टनर से, जो अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का डेफिसिट आ रहा था तो पार्टनर पैसा लाया होगा तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा। और कुल मिला के तुम्हारा बैंक अकाउंट, लोन वगैरह सब सेटल करने के बाद, सब करने के बाद तुम्हारा बैंक अकाउंट आपस में मैच हो जाना चाहिए। डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट, सेम जैसे बैलेंस शीट मैच होती है। और जब ये मैच हो जाएगा तो भैया तुमने सेटलमेंट पूरी कर दी, अच्छे से कर दी। ठीक है। अब रियलाइजेशन अकाउंट को लेके दो इंपॉर्टेंट चीजें। पहला तो ये कि जो एसेट्स तुम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर रहे हो उससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रोविजन है, कोई भी प्रोविजन है, जैसे फॉर एग्जांपल डेटर से रिलेटेड पीएफडीडी होता है ना, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है, तो उसको तुम रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करोगे। मतलब एसेट का कॉरेस्पॉन्डिंग रिजर्व भी तुम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। अभी तक तुमने क्या पढ़ा है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है तुम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, पर इस केस में ऐसा नहीं होगा, इस केस में ऐसा नहीं होगा। डिसोल्यूशन के केस में अगर इन्वेस्टमेंट्स हैं क्वेश्चन में तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा। वैसे ही डेटर की ग्रॉस वैल्यू जो है, डेटर्स की ग्रॉस वैल्यू दैट इज बिफोर डिडक्टिंग पीएफडीडी एसेट रियलाइजेशन की डेबिट साइड में आएगी, एसेट वाला जब हम ट्रांसफर करेंगे, और पीएफडीडी की वैल्यू जो है वो लायबिलिटीज ट्रांसफर करते टाइम हम रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में डाल देंगे। ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो है कि जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो हो गया, दूसरा स्पेशल रिजर्व क्या है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अब अगर तो कोई लायबिलिटी नहीं है इसके अगेंस्ट तो अच्छी बात है, कोई लायबिलिटी नहीं है अच्छी बात है, तुम कैपिटल अकाउंट में डाल दो। पर अगर लायबिलिटी है, अगर लायबिलिटी है तो टू द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का कुछ अमाउंट जो लायबिलिटी का है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। एंट्री क्या डलेगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नॉर्मली हम क्या करते हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट, पर यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू हम सारी लायबिलिटीज ही तो खत्म कर रहे हैं, लायबिलिटीज ही तो खत्म कर रहे हैं सारी, है ना। तो हम क्यों पहले क्लेम में डालें और फिर क्लेम को रियलाइजेशन अकाउंट में डालें और फिर हम पे मतलब क्लेम पे करें। सीधे एंट्री डाल दो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और बाकी जो अमाउंट बच गया आफ्टर दिस क्लेम उसको कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दो। ठीक है। ये है तुम्हारा मोटा मोटी, ये है तुम्हारा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में क्या अकाउंटिंग होनी है, क्या अकाउंटिंग होनी है। अब एक केस तुम्हारा हो सकता है कि तुम्हें ओपनिंग बैलेंस शीट दी ही नहीं हुई, तुम्हें ओपनिंग बैलेंस शीट दी ही नहीं हुई। ठीक है। तुम्हें कैपिटल की इंफॉर्मेशन है, थोड़ी लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दी होगी, तुम्हें ओपनिंग एसेट्स निकालने हैं, मतलब वो वैल्यू ऑफ एसेट्स जो तुम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, जिससे तुम फिर रियलाइजेशन का गेन या लॉस निकालोगे। तो बेसिकली तुम्हें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी खुद से, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी खुद से, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक है। एक ये क्वेश्चन ऐसा टाइप का क्वेश्चन होएगा, अदरवाइज यही क्वेश्चन है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ और सेटलमेंट दिखाओ। ठीक है। तो
एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं डिसोल्यूशन का। वी आर डूइंग इलस्ट्रेशन 20 ऑन पेज 8.31। आपके पास नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। देखो, A and B sharing profits in the ratio 3:2 agreed upon dissolution of firm which at which their balance sheet was as follows, ठीक है। डेटर्स दिए हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिए हैं, मतलब 66,000 जो ग्रॉस है वो रियलाइजेशन की डेबिट साइड पे आएगा और PFDD जो 6,000 का है वो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। इसके अलावा क्या है, लोन 2A अकाउंट है, लोन 2A अकाउंट ये तो उसकी कैपिटल अकाउंट में चार्ज करेंगे। इसके अलावा अच्छा देखो, इसमें एक और चीज़ होती है कि अगर गुडविल बैलेंस शीट में दिख रही है दैट मीन्स दैट इज परचेज्ड गुडविल, दैट इज परचेज्ड गुडविल। तो उस केस में हम क्या करते हैं, गुडविल को भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में डालते हैं। और अगर गुडविल के अगेंस्ट हमें कुछ पैसा मिल रहा है तो जैसे नॉर्मल हमें एसेट्स के अगेंस्ट पैसा मिलता है, अगर कोई कैपिटल पार्टनर लेके जा रहा है तो उसकी कैपिटल अकाउंट में बिल्कुल वैसे ही ट्रीटमेंट करते हैं। पर अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो हम अज्यूम करते हैं कि गुडविल के अगेंस्ट हमें कोई पैसा नहीं मिला, पर गुडविल को भी हम जो है रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सिर्फ फिक्टिशियस एसेट्स जो हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएंगे, और अगर किसी पार्टनर को हमने लोन दिया हुआ है तो वो हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। और अगर कोई डेबिट बैलेंस है करंट अकाउंट का तो वो भी नहीं जाएगा, अदरवाइज सब कुछ जाएगा। फिर जैसे अब इसमें देखो प्रीपेड इंश्योरेंस, ये प्रीपेड इंश्योरेंस भी जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, एसेट साइड देख ली। लाइबिलिटी साइड में क्या है, ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये तो जाएंगे। लोन बाय बी, पार्टनर का लोन अकाउंट वो अलग से सेटल होगा, अलग से अकाउंट बनेगा। रिजर्व पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट्स दी हुई हैं। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड एंड फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। A took 50% of the stock at a discount of 20%, ठीक है। Remaining stock was sold at profit of 30%, ठीक है। 12,000 out of sundry debtors was not recovered, मतलब बाकी सारा हो गया, ओके। Land and building realized इतना। Half of trade creditors accepted plant and machinery at 10% less than the book value and cash of ₹5,000 in full settlement of their claims। अच्छा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर जो क्रेडिटर्स प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट कर रहे हैं उसके लिए तो कोई एंट्री नहीं डलेगी। एंट्री सिर्फ उनके लिए डलेगी जिनको या तो कैश मिल रहा है या तो बैंक मिल रहा है, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 5,000 और कुछ नहीं लिखा तो मतलब बॉर्न एंड पेड बाय द फर्म, ठीक है। Z an old customer whose account was written off as bad debt in the previous year paid 500। अच्छा, अब कोई PNL तो कुछ नहीं, तो ये भी रियलाइजेशन में ही क्रेडिट कर देंगे हम। A contingent liability of 1,000 was discharged। अच्छा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी 1,000 was discharged, चुपचाप से रियलाइजेशन टू बैंक की एंट्री डाल देंगे। फर्नीचर was sold for ₹10,000, ठीक है। प्रिपेयर रियलाइजेशन, लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। अब सबसे पहला देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, चक के एसेट सारे ट्रांसफ़र किए, सारे के सारे एसेट्स ट्रांसफ़र किए। आप नोटिस करो डेटर्स का हमने ग्रॉस वैल्यू ट्रांसफ़र करी है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग PFDD लाइबिलिटी साइड में ट्रांसफ़र किया, और वहाँ पर हमने सारी लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करी। एसेट्स में हमने एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट नहीं किया और लाइबिलिटीज़ में हमने पार्टनर का लोन अकाउंट नहीं किया, क्योंकि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कैपिटल में जाता है, पार्टनर का लोन अकाउंट हम अलग से सेटल करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, A took 50% ऑफ स्टॉक एट डिस्काउंट ऑफ 20%। स्टॉक था कितने का, 80,000 का। A took 50% ऑफ दिस, मतलब 40,000 उसने लिया एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। 40,000 का 20% कितना हुआ, 8,000, ठीक है। दैट मीन्स कि A ने 40,000 का स्टॉक 8,000 के डिस्काउंट पे लिया, मतलब कितने पे लिया, 40,000 माइनस 8,000 32,000। तो एंट्री क्या चल जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 32,000, ठीक है, वो एंट्री डल गई। रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। रिमेनिंग स्टॉक क्या रह गया, 40,000। इट वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। तो 40,000 का 30% कितना हुआ, 12,000। तो मतलब हमने कितने में बेचा होगा, 52,000 पे। तो बाय बैंक स्टॉक कितना हो गया, 52,000। 12,000 आउट ऑफ सन्ड्री डेटर्स वर नॉट रिकवर्ड। 66,000 के सन्ड्री डेटर्स थे, उसमें से 12,000 नहीं रिकवर हुए, मतलब रिमेनिंग हो गए। तो रिमेनिंग कितने बचे, 66,000 माइनस 12,000 दैट इज 54,000, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज 1,40,000, ठीक है, ओके। Half of trade creditors accepted plant and machinery at 10% less than book value and cash of 5,000 in full settlement। Creditors कितने थे हमारे, देखो 80,000 के थे, 80,000 के creditors थे। तो यहाँ देख लो, 80,000 के creditors में
जो 40,000 हैं उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया, एक तो प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट करी। प्लांट एंड मशीनरी हमारी कितने की थी, हमारी थी 30,000 की, तो 30,000 की प्लांट एंड मशीनरी उन्होंने एक्सेप्ट करी एट 10% लेस देन बुक वैल्यू, मतलब 27,000 प्लस 5,000 का कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स। मतलब ये 40,000 के बदले उन्होंने हमसे कितने लिए, 27,000 की मशीनरी और 5,000 का वो, मतलब 32,000। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि अगर लायबिलिटी किसी एसेट के अगेंस्ट एडजस्ट होती है तो हम एंट्री नहीं डालते। दैट मीन्स इस 27,000 के तो एंट्री नहीं डलेगी, पर ये जो बचा हुआ 5,000 हमने कैश में सेटल किया उसके लिए हमें एंट्री डालनी पड़ेगी, और वो एंट्री क्या डलेगी, सीधे रियलाइजेशन टू बैंक। तो एक तो तुम्हारी डली 5,000 की, ये बोल रहा रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 80,000 में से रिमेनिंग क्या बच गए, 40,000, अगर मतलब 50% ऐसे गए, बच गए कितने, अनदर 50%, दैट इज 40,000। दे वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब 4,000 का डिस्काउंट मिला उस पर। तो हमने कितना पे किया होगा उनको, 36,000। तो एंट्री क्या डल गई, रियलाइजेशन टू बैंक 36,000। तो टोटल एंट्री क्या डल गई रियलाइजेशन टू बैंक, 5,000 प्लस 36,000, दैट इज 41,000। ये हमने क्रेडिटर्स की सेटलमेंट करी है। 27,000 की जो हमने मशीनरी दी वो नहीं, हम उसकी एंट्री नहीं डालेंगे। ठीक है, वो आपस में खुद ही फिटूस हो जाएगा। ठीक है, ओके। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 5,000 बॉर्न बाय द फर्म, पेड बाय द फर्म, तो रियलाइजेशन टू बैंक 5,000 सीधी एंट्री। Z एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ हिज बैड डेट, पेड 500। कोई प्रॉफिट एंड लॉस कुछ नहीं बन रहा, रियलाइजेशन अकाउंट ही है जो है, तो एंट्री क्या डल जाएगी, पैसा आ रहा है तो बैंक टू रियलाइजेशन, बैड डेट्स रिकवर्ड 500 रुपये। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया अपने से। कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ 1,000 वाज डिस्चार्ज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, सीधे एंट्री क्या डलेगी, रियलाइजेशन टू बैंक फॉर डिस्चार्जिंग 1,000 से। ठीक है, फर्नीचर वाज सोल्ड फॉर 10,000, तो बाय बैंक रियलाइजेशन क्रेडिट होगा फर्नीचर अकाउंट 10,000। अब रियलाइजेशन अकाउंट का रूल क्या है कि भैया एसेट्स के केस में तो जो जो इन्फॉर्मेशन दी है एसेट के रिकवर होने की, तुम उतना ही एसेट रिकवर करोगे। मतलब सपोज इनमें से अगर कोई एसेट जैसे गुडविल है ना, गुडविल का कुछ नहीं दिया, किसने ली, तो हम अज्यूम करेंगे गुडविल के अगेंस्ट कुछ नहीं मिला। वैसे अगर कोई और एसेट है जिसके अगेंस्ट हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे कि उस एसेट के अगेंस्ट हमें कोई पैसा नहीं मिला। जबकि लायबिलिटी के केस में क्या होता है कि जैसे सपोज यहां पर हमें क्रेडिटर्स दिए हुए थे, बिल्स पेबल दिए हुए थे, और पीएफडीडी तो चलो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो तो अलग था, पर लायबिलिटी पे करने वाली दो थी, एक क्रेडिटर और बिल पेबल। हमें क्रेडिटर की इन्फॉर्मेशन तो दी थी, क्वेश्चन खत्म हो गया, बिल पेबल की इन्फॉर्मेशन नहीं आई। तो रूल क्या है कि अगर कोई लायबिलिटी ऐसी है जो पे करने वाली है पर क्वेश्चन उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो इट इज अज्यूम्ड दैट दैट लायबिलिटी हैज बीन पेड इन फुल। क्यों? क्योंकि जब हमें सेटलमेंट करनी होती है तो ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट क्या होता है कि सबसे पहले सारे के सारे आउटसाइड क्लेम्स पे करो, उसके बाद पार्टनर का लोन पे करो, उसके बाद पार्टनर की कैपिटल सेटल करो। तो आप आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपने सारे आउटसाइड लायबिलिटीज नहीं सेटल की हैं। तो एसेट्स को तुम वही रियलाइज कराओगे जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होगी। हाउएवर अगर क्वेश्चन में लायबिलिटी रियलाइजेशन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो तुम अज्यूम करोगे कि वो लायबिलिटी हमने फुली पे करी है और खुद से एंट्री डालोगे रियलाइजेशन टू बैंक बाय दैट अमाउंट। इस केस में बिल्स पेबल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर बिल्स पेबल हमारे पे करने वाले थे, तो हमने खुद से एंट्री डाली टू बैंक अकाउंट 25,000 बिल्स पेबल। ठीक है, ये सब हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। ये निकला तुम्हारा रियलाइजेशन का गेन 92,500, जिसको हमने 3:2 में पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट में अगला क्या आता है, पार्टनर का लोन। यहाँ पर है पार्टनर का लोन, बिल्कुल है, लोन बाय बी है हमारा, कितना 15,000, कुछ नहीं है, बस उसको बैंक से सेटल किया। एंट्री क्या डाली, लोन बाय बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 15,000 से अकाउंट सेटल हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम अपने कैपिटल अकाउंट्स पे। ठीक है, आ जाओ, थर्ड ऑर्डर कैपिटल अकाउंट्स होता है। सबसे पहले क्या आएगा, उसका ओपनिंग बैलेंस 90,000 और 30,000, फिर आएगा तुम्हारा रियलाइजेशन का गेन 55,500 और 37,000 ट्रांसफर हो गया।
तुम्हारे क्वेश्चन में रिजर्व्स हैं 34,000 के, उसको 3:2 की रेशो में तुम ट्रांसफर करोगे। तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 11,000, उसको 3:2 की रेशो में ट्रांसफर करोगे। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, जो मतलब पार्टनर ने जो एसेट लिया है, एंट्री क्या डाली थी हमने, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो उसका इफेक्ट आएगा, कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल डेबिट हो जाएगी एक ही उतने से, ठीक है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आ रहा है 10,000 का, उसको 3:2 में बांटा, 6,000 4,000। उसके अलावा लोन 2A भी था, ए को लोन दिया था फर्म ने, फर्म कैसे रिकवर करेगी, उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू, हमने पढ़ा था, है ना। तो टू लोन टू ए का कैपिटल अकाउंट उतने से डेबिट हो गया, ठीक है। और कुछ तो है ही नहीं क्वेश्चन में। तो बैलेंस जो आया कैपिटल अकाउंट्स का, उसको हम सेटल करेंगे कैसे, बैंक अकाउंट के थ्रू। अब आती है तुम्हारी अग्नि परीक्षा डिसोल्यूशन की, कि भैया बैंक अकाउंट मैच कराना है। बेसिकली जो तुम्हारा बैंक का ओपनिंग आ रहा है प्लस उसमें कैश भी डाल दो, ठीक है। बैंक का ओपनिंग आ रहा है, कैश भी डाल दो, उसमें ऐड करो, मतलब बैंक की डेबिट साइड में अभी आ रहे हैं हम, ठीक है। बैंक एक डेबिट अकाउंट है, ठीक है, तो एसेट अकाउंट है बेसिकली, तो डेबिट ऑल इंक्रीज, क्रेडिट ऑल डिक्रीज। तो अभी हम डेबिट साइड में चल रहे हैं, जो पैसा बढ़ा रहा है हमारे बैंक और कैश का, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक का, पैसा बढ़ा अकाउंट का, कैश का पैसा डाला, बैलेंस बढ़ा अकाउंट का। एसेट्स जो रियलाइज कर रहे हैं हमारा पैसा, कैश में, ठीक है, 2,56,000, उससे हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा। 500 जो बैड डेट्स रिकवर हुए थे, उससे भी हमारा बैलेंस बढ़ गया। अब जा कहाँ रहा है पैसा, सबसे पहले तो ये सारी जो लाइबिलिटीज हमने पे करी, ये 4 लाइबिलिटीज जो हमने पे करी, ठीक है, 4 मतलब ये 41,000, ये 25,000 मिला के 66,000, ये 5,000 और ये 1,000 एक्सपेंसेस और कंटिजेंट लाइबिलिटी ये। उसके बाद जो हमने लोन सेटल किया 15,000 का, ठीक है, और उसके अलावा बैंक कहाँ आ रहा है, जो हमने कैपिटल अकाउंट की सेटलमेंट करी। तो ये सारा, इस सारे को जब हम इफेक्ट देंगे तो हमारा बैंक का डेबिट और क्रेडिट आपस में मैच होना चाहिए। यही है डिसोल्यूशन अकाउंटिंग, ठीक है। अब एक मुझे पॉइंट समझाना है आपको। बेसिकली सबसे पहले तो एक है कि अगर आपका पार्टनर ने जो है लोन दिया भी हुआ है, और पार्टनर का कैपिटल में डेबिट बैलेंस आ रहा है, अगर पार्टनर ने लोन दिया हुआ है और पार्टनर का कैपिटल में डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो सबसे पहले हम पार्टनर को लोन नहीं पे करेंगे, हम बोलेंगे हमें तुझे पैसा देना है, तूने हमें पैसा देना है, उसको आपस में पहले हम सेटल करेंगे। तो एंट्री क्या डालेंगे हम, लोन बाय पार्टनर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट फॉर डेफिसिट, जो कैपिटल का आ रहा होगा। अगर ये लोन भी इनफ नहीं है उस डेफिसिट को कंसिडर करने के लिए, तो उस केस में लोन बाय पार्टनर अकाउंट, जितना लोन है, बैंक अकाउंट डेबिट, जो एक्स्ट्रा पैसा चाहिए उस डेफिसिट को कवर करने के लिए, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हो गया। अब एक जो चीज़ मुझे एक एडजस्टमेंट पॉइंट समझाना है, एक जो बहुत ही फेमस पॉइंट है क्वेश्चंस में। देखो इलस्ट्रेशन 21 में आओ, पूरी इलस्ट्रेशन नहीं सॉल्व करेंगे, मैंने बस आपको कुछ पॉइंट समझाने हैं, ठीक है। ABC शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1 बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है। आ जाओ। A took computer at its book value in settlement of his loan. A का लोन है, लोन बाय A। अब लोन बाय रियलाइजेशन अकाउंट में तो ट्रांसफर होता नहीं है ना, लोन बाय A तो अलग से अकाउंट चलता है। तो ए ने जब एसेट लिया अपने लोन को सेटल करने के लिए, अब देखो सबसे पहले एसेट तो बचेगा नहीं, एसेट जो है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एसेट की जो भी अकाउंटिंग होगी वो किस नाम से होगी, रियलाइजेशन के नाम से होगी, राइट। तो ए टुक कंप्यूटर एट इट्स बुक वैल्यू इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, तो एंट्री क्या डल जाएगी, एज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कंप्यूटर लिया एट इट्स बुक वैल्यू 80,000, ये एंट्री डली।
आप बनाना ज़रा ए का लोन अकाउंट, अगर मैं पूछूं बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ रहा है ए के लोन का, 1 लाख। फुल सेटलमेंट कर दी है उसने 80,000 रुपये। दैट मीन्स हमें 20,000 का फ़ायदा हो रहा है, 20,000 का फ़ायदा हो रहा है ऑन गेन ऑन सेटलमेंट ऑफ एज लोन। तो वो गेन भी हम कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस तो कुछ भी नहीं है, तो ये गेन भी कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे हम, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट में दो बार एंट्री डलेगी क्रेडिट साइड में, एक बार बाय एज लोन 80,000 जो गया, और दूसरी बार बाय एज लोन जो गेन ऑन सेटलमेंट ऑफ लोन है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो अब इसका, बी टुक स्टॉक इन ट्रेड at 70,000 and some of the sundry assets at 72,000 being 10% less than book value. Some of the sundry assets at 72,000. C took remaining sundry assets at 90% of book value. अब देखो C ने कितने लिए हमें तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हमें रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू नहीं पता चले, और रिमेनिंग हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हम ये नहीं पता करें कि B ने कितने लिए। रिमेनिंग टोटल माइनस B वाले ही होंगे ना, है ना। तो हमें ज़रूरी है पता करना कि B ने कितने सन्ड्री एसेट्स लिए हैं एट 72,000। ठीक है, तो देखो B took sum of sundry assets at 72,000 being 10% less than book value। मतलब B ने X अमाउंट ऑफ सन्ड्री एसेट्स लिए, X अमाउंट ऑफ सन्ड्री एसेट्स लिए एट 72,000, और ये 72,000 जो है दैट इज 10% लेस दैन X। मतलब अगर X इज 100%, अगर X इज 100%, तो 72,000 इज 90% ऑफ X। ठीक है, मतलब दिस 72,000 इज 90% ऑफ बुक वैल्यू। 10% लेस देन बुक वैल्यू इज 90%। ठीक है, तो अगर 90% की वैल्यू 72,000 है तो 100% की कितनी होगी, 72,000 डिवाइडेड बाय 90%, दैट इज 80,000। दैट मीन्स कि B took 80,000 वर्थ ऑफ सन्ड्री एसेट्स एट 72,000। B ने 80,000 के सन्ड्री एसेट 72,000 पे लिए, तो एंट्री क्या चल जाएगी, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 72,000। ठीक है, अब बच कितने गए, टोटल सन्ड्री एसेट्स थे तुम्हारे 1,70,000, उसमें से B ने ले लिए 80,000, कितने बच गए, 90,000। C टुक रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स, इन रिमेनिंग 90,000 को C ने लिया एट 90% ऑफ बुक वैल्यू लेस 1,000 एज डिस्काउंट। तो एट 90% ऑफ बुक वैल्यू, तो इसका 90% कितना आएगा तुम्हारा 81,000 लेस 1,000 डिस्काउंट। तो मतलब C ने बेसिकली ये 90,000 के बचे हुए एसेट 80,000 पे लिया, तो एंट्री क्या डल जाएगी, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 80,000। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत बार पूछा जाता है कि B ने इतने लिए और C ने इतने लिए। C का निकालने के लिए तुम्हें B का निकालना ज़रूरी है, ठीक है, और B का निकालने के लिए तुम्हें वो कैलकुलेशन ज़रूरी है। कि समझ आई, ठीक है। अब एक जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी है तब आप कैसे करोगे, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम बैलेंस शीट फटाफट से हो जाएगा, यहीं पे देख लेते हैं। अब एक जो मैंने आपको बताया था मेमोरेंडम बैलेंस शीट, ठीक है, एक बार वो भी देख लेते हैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर फाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन 25 पेज नंबर 8.40। PQR commenced business on 1st April 2019 with capitals of P at 2 lakh, Q at 2 lakh, R at 1 lakh. Profits are shared in the ratio 4:3:3. Capital carried interest 5% per annum. During the year 1920, the firm suffered a loss of 1,50,000 before allowing interest on capital. Drawings of each partner during the year were 20,000. On 31st March 2020, partners agreed to dissolve the firm as it was no longer profitable. Creditors on that date were 40,000. Assets realized net value of 3,20,000. Expenses of realization are 7,000.
प्रिपेयर रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अब देखो इसमें एसेट्स की वैल्यू नहीं दी, हमें बस बताया एसेट्स ने नेट में कितना रियलाइज़ किया, पर एसेट्स की बुक वैल्यू क्या थी वो हमारे पास नहीं है। जब तक हमारे पास एसेट्स की बुक वैल्यू नहीं आएगी हम रियलाइजेशन में क्या ट्रांसफ़र करेंगे, तो एसेट्स की बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एसेट्स की बुक वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। एज ऑन विच डेट, एज ऑन डेट ऑफ डिसोल्यूशन। नाउ डेट ऑफ डिसोल्यूशन इज 31 मार्च 2020। अब इस क्वेश्चन में कैपिटल्स का बैलेंस कहाँ का दिया हुआ है, 1 अप्रैल 2019 का। तो सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल को क्लोजिंग कैपिटल में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाओ, ओपनिंग कैपिटल क्या है तुम्हारी, PQR 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख, ठीक है। Profits are shared in the ratio 4:3:3. Capital carried interest 5%. During year 1920, firm suffered a loss of 1,50,000 before allowing interest on capital. अब लॉस होता है अगर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम अलाउ नहीं करते, ये तो पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशन, तो अगर लॉस होगा तो नहीं अलाउ होगा। तो 1,50,000 का लॉस 4:3:3 की रेशो में बांट दो, 60,000, 45,000, 45,000, ठीक है। उसके अलावा ड्रॉइंग्स ऑफ ईच पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वर 20,000, तो 20,000, 20,000, 20,000, यह आ गई तुम्हारी ड्रॉइंग्स, ठीक है। यह आ गया तुम्हारा लॉस, ठीक है। इससे क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे क्योंकि लॉस है, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल क्या निकल जाएगी तुम्हारी, ए की 1,20,000, बी की 1,35,000 और सी की 35,000, ठीक है। ये निकल गई तुम्हारी क्लोजिंग कैपिटल, दैट इज कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2020। अब बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 बनाओ एक बारी। तुम्हारे पास क्रेडिटर्स का बैलेंस है, कितने हैं, 40,000। तुम्हारे पास कैपिटल्स का बैलेंस है, PQR 1,20,000, 1,35,000 और 35,000, तो ये कितना हो गया, 2,90,000, ठीक है। तो मतलब अब तुम ये जो मिसिंग फिगर है एसेट्स की ये कैलकुलेट कर सकते हो, कितना हो गया ये 3,30,000, ये कितनी आ गई तुम्हारी बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब देखो 3,30,000 के तुम्हारे एसेट्स थे जिन्होंने रियलाइज किया 3,20,000, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर 7,000, क्रेडिटर्स ऑन दैट डेट वर 40,000। अब रियलाइजेशन अकाउंट ढंग से बन सकता है, बना दो रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले आ जाएगा टू एसेट्स 3,30,000 के थे, बाय क्रेडिटर्स 40,000 के थे, बाय बैंक हमें एसेट्स का कितना रियलाइज हुआ 3,20,000, टू बैंक सारे क्रेडिटर्स पे करेंगे हम, और टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 7,000 और कुछ नहीं दिया, मतलब बॉर्न एंड पेड बाय फर्म, तो रियलाइजेशन टू बैंक 7,000, ठीक है। तो क्या बन रहा है टोटल, देखो 3,77,000, दैट मीन्स 17,000 का तुम्हारा लॉस आ गया, लॉस ऑन रियलाइजेशन। और ये लॉस ऑन रियलाइजेशन विल बी ट्रांसफर्ड इन द रेशो इन विच प्रॉफिट्स आर शेयर्ड, दैट इज 4:3:3। तो PQR के हिस्से में चला जाएगा इतना 6,800, 5,100 और 5,100 ऐसे, ठीक है। कैपिटल अकाउंट बनाना है पार्टनर्स का तो वो भी बन जाएगा बड़ी आसानी से, भाई है ही नहीं कुछ। तुम्हारे कैपिटल्स का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 1,20,000, 1,35,000, 35,000। तुम्हारे रियलाइजेशन का लॉस आ जाएगा 6,800, 5,100 और 5,100। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी तुम्हारी यहाँ पर, ठीक है। तुम्हारा बैंक अकाउंट बनेगा, बैंक अकाउंट में क्या क्या आएगा तुम्हारा, तुम्हारे कितने एसेट्स रियलाइज हुए, तुम्हारी कितनी लायबिलिटीज़ गई,
तुम्हारे डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस क्या थे और पार्टनर्स के कैपिटल कैसे सेटल हुई। ठीक है, ये है मेमोरेंडम बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट। ये है तुम्हारा बेसिकली डिसोल्यूशन का कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट बनता है, लोन अकाउंट को सेटल करते हैं और बैंक अकाउंट को मैच करते हैं। दिस वॉज योर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड दिस कंक्लूड्स पार्टनरशिप अकाउंटिंग एंड दिस कंक्लूड्स पार्टनरशिप अकाउंटिंग इन होल। सारा का सारा खत्म हो चुका है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, सब कुछ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा लेक्चर, फीडबैक दीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ मुझसे कनेक्ट होइए। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। अब इसके बाद +2 की रिवीजन वीडियोस शुरू होंगी और जो बुक 3 में हमारे कैश फ्लो वगैरह है वो भी चलता रहेगा साथ में। ठीक है, और पार्टनरशिप की रिवीजन वीडियोस डलनी शुरू हो जाएंगी। शेयर कैपिटल की रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी डली हुई हैं, देखिए उसको, रिवीजन शुरू कर दीजिए। डिटेल्ड लेक्चर्स आप एक संडे का मैराथन भी लगाओगे, अभी जो संडे आ रहा है उसका मैराथन भी लगाओगे तो आपकी पूरी पार्टनरशिप कवर हो जाएगी। ठीक है, तो वो मैराथन लगाइए, उसके बाद मैं 20-20 मिनट की रिवीजन वीडियो भी डालने वाली हूँ, तो उससे भी आप रिवाइज कर सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।